नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, देश का सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त है देश के सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज शो खबरों की खबर का। रोज की तरह आज भी यहां आपको मिलेंगी देश की सबसे बड़ी खबरें, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले शो की हाइलाइट्स आपको बता देता हूं। आज सबसे पहले देश के 3 बड़े सवालों का जवाब खोजने की कोशिश होगी। अगर कोई मुस्लिम शिक्षक योग की शिक्षा दे और उसकी मुद्राएं नमाज पढ़ने जैसी हों, तो क्या योग करना बंद कर देना चाहिए? अगर कोई मुसलमान है लेकिन हिंदू मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहता है, तो उसे रोक देना चाहिए? मंदिर में मुसलमानों के प्रवेश पर निषेध होना चाहिए? और क्या वंदे मातरम इस्लाम के लिए खतरा है? इन सवालों का जवाब चाहिए तो हमारे साथ रात 11 बजे तक बने रहिएगा। क्या प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म एक कर देने से स्कूली बच्चों की सोच, शिक्षा और संस्कार बदल जाएंगे? क्या एक प्रदेश में एक गणवेश बच्चों की शिक्षा को सुधार देगा? एक 5 स्टार प्राइवेट स्कूल और एक खस्ताहाल सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म अगर सेम टू सेम हो जाए, तो दोनों जगह पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर, उनकी सफलता, समाज के लिए उनका नजरिया क्या एक हो जाएगा? बहुत रोचक कहानी है आज। मेरे साथ बने रहिए, रात 11 बजे तक विस्तार से इस राजस्थान की खबर पर बात करूंगा। जहां जंगल कम है, क्या वहां पर जानवर इंसानों को ज्यादा मर रहे हैं? क्या जहां जंगल ज्यादा है लेकिन वहां पर फॉरेस्ट में इंसानों की घुसपैठ ज्यादा है, वहां पर जानवर इंसानों को ज्यादा मार रहे हैं? देश में हर दिन कितने इंसानों को जानवर मार डालते हैं? जंगली जानवरों के खिलाफ आपको सुरक्षित रखने वाली खबर मेरे साथ है, ज़रूर देखिएगा, उसे अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बस थोड़ा सा सब्र करिए, रात 11 बजे तक हमारे साथ बने रहिए। आइए विस्तार से खबरों को अब देखते हैं। खबरों की खबर में आज सबसे पहले आपको देश के 3 हिस्सों से आई 3 खबरों के बारे में बताते हैं। पहली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर पर आरोप लगाया गया कि वो बच्चों को योग की आड़ में नमाज सिखाते हैं। इसके बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। हिंदू संगठन के लोग अब उनकी बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हैं। तो सवाल यह है कि क्या योग में नमाज से दिक्कत है? और अगर योग की मुद्राएं नमाज जैसी हों, तो क्या योग करना बंद कर देना चाहिए? और योग की वो मुद्राएं सिखाने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? दूसरी खबर बिहार के मधुबनी जिले से, जहां जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक महादेव मंदिर में पहुंचे, गर्भगृह में बैठकर पूजा अर्चना की। इस दौरान बेनीपट्टी से उनकी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद परवेज आलम भी साथ थे। परवेज आलम मुसलमान हैं, इसीलिए मंदिर के गर्भगृह में उनके प्रवेश को विश्व हिंदू परिषद ने अब मुद्दा बना लिया है। हमारा सवाल है कि क्या मंदिर में मुसलमान का प्रवेश निषेध होता है? और तीसरी खबर राजस्थान की है, जहां सरकार ने पंचायती राज, स्कूली शिक्षा और संस्कृति विभाग के सभी दफ्तरों में राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार कह रही है इससे राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ेगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय का जो धड़ा राष्ट्रगीत का विरोध करता रहा है, वो इससे नाराज है, इसे मजहब के खिलाफ बताता है। तो सवाल है कि क्या वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? ये तीनों खबरें भले ही देश के अलग अलग हिस्सों से हों, अलग अलग राज्यों से आई हो, लेकिन तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, और ये कॉमन फैक्टर है वो सोच जो हर चीज़, हर परिस्थिति में धर्म और संप्रदाय का एंगल खोज निकालती है। जब आप 3 खबरों को विस्तार से देखेंगे तो ये बात और भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बुरहानपुर के स्कूल में नमाज के विवाद वाली खबर से। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की बच्चियों का ये वही एक्शन है जिस पर सरकार से सियासत तक और सियासत से लेकर समाज तक बवाल मचा है। ये बच्चियां हिंदू परिवारों की हैं और बुरहानपुर के देवहारी गांव की सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं। घर वालों का कहना है कि बच्चियां दिवाली की छुट्टियों के दौरान घर में यही मुद्राएं दोहरा रही थी। ये नमाज की मुद्रा है जो स्कूल में सिखाई गई, वो भी योग की आड़ लेकर।
बताया जा रहा है कि घर वालों ने पूछताछ की तो बच्चों ने बताया कि ये सब उन्हें बुरहानपुर में देवहारी गांव के उसी सरकारी मिडिल स्कूल में सिखाया गया जहां ये रोज पढ़ने जाती हैं। इसके बाद बात निकली तो हिंदू संगठनों तक पहुंच गई और फिर तो बाकायदा कैमरे के आगे बच्चों से डेमो करवाया गया। कौन टीचर है आपके? नाम आपका सर का? तड़वी सर। क्या नाम है तुमको सर का? जब्बू अहमद तड़वी, है ना? तड़वी सर हमारा टीचर है। तो अभी ये आपको क्या करवा रहे स्कूल के अंदर? नमाज पढ़ाते। कैसे पढ़ाते नमाज? बताओ, पढ़ के कैसे बताते? ऐसा करवाते? और क्या करवाते? ऐसा करवाते? फिर नमाज पढ़ाते पहले, फिर वापस रोजा करवाते है ना? सूर्य नमस्कार के आड़ में नमाज पढ़ाई जा रही है स्कूल के बच्चों को। कौन सी क्लास में बेटा आप? 5वीं क्लास में। इस मामले में आरोपों के घेरे में है देवहरी गांव के सरकारी मिडिल स्कूल के टीचर जबूर तड़वी। इल्जाम है योग की आड़ में हिंदू परिवार के बच्चों को नमाज सिखाने का। शिकायत शिक्षा विभाग तक पहुंची तो एक्शन शुरू हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने जन शिक्षक को भेजकर इस मामले का पंचनामा बनवाया। इसके बाद जिला प्रशासन ने आनंद फानन में टीचर को सस्पेंड कर दिया। सरकारी स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज सिखाने की शिकायत की जांच अभी जारी है। प्राप्त होगी उसके तुरंत जांच करवा के संबंधित शिक्षक को निलंबित कर दिया और भी आगे पहुंचे। हालांकि आरोपी टीचर जबूर तड़वी कह रहे हैं कि वो तो बच्चों को शशांकासन सिखा रहे थे, जिसे लोगों ने नमाज का स्टेप समझ लिया और प्रशासन ने सस्पेंड करने से पहले सफाई का मौका तक नहीं दिया। इसमें कोई सच्चाई नहीं। और दूसरी बात की शासन के नियमानुसार जो टाइम टेबल दिया है पढ़ाने का, उसमें 10:30 से 11:30 बजे तक के योग करने का पीरियड रखा गया है। तो उसके अंतर्गत रोज कुछ आसन होते हैं, तो उन आसनों को एक सूर्य नमस्कार की बुक है उसमें से देखकर वो स्टेप की जाती है। तो उसी में से एक जो मामला उठा है, जो जिसको कि एक नमाज का स्टेप बताई गई है, असल में वो एक सस का आसन है। तो इसी को गलत फहमी में इसको एक नमाज का रूप दे दिया है कि भाई ये नमाज की स्टेप है, जबकि ये सब गलत है। शासन से यही मांग करेंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच की जाए। जो हमारे पर जो भी आरोप लगे हैं वो गलत है, पहले इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। अब जबूर तड़वी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठनों को धर्मांतरण की साजिश दिखाई दे रही है। वो आरोपी टीचर के खिलाफ निलंबन से बड़ी यानी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। देवारी गांव के अंदर एक शिक्षक द्वारा सूर्य नमस्कार की आड़ में छोटे छोटे बच्चों को नमाज की मुद्रा सिखाई गई है, जो बच्चों ने स्वयं करके दिखाई और उनके पालकों द्वारा स्कूल में जाकर प्रिंसिपल शिक्षक से शिकायत की गई। उसके एवज में जब हमने मामला उठाया तो उन्हें निलंबन किया गया है, लेकिन हमने साफ से निवेदन किया है कि इसमें निलंबन नहीं, निष्कासित चाहिए। और ऐसे शिक्षक जो जानकर ऐसा कृत्य करता है और पूरी निर्लजता के साथ में मीडिया में आकर फिर बताता है कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य गलत नहीं है, सही है, ऐसे शिक्षक पर कठोर कार्रवाई की जाए। और इस मामले में हम थाना शाहपुर में जाकर भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करने वाले हैं। इसमें जो प्रिंसिपल साहब है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा ज्ञात होता है कि उनके भी संज्ञान में मामला था, जिसे इन्होंने दरकिनार कर दिया। मूल मांग ये है कि निष्कासन चाहिए हमें। अगर कोई मुस्लिम टीचर योग सिखाए और उस खास योग की मुद्राएं नमाज जैसी हों, तो क्या योग सीखना बंद कर देना चाहिए? सवाल यह भी है कि मामले की जांच अभी जारी है, दोष अभी साबित हुआ नहीं है, तो बर्खास्तगी की मांग कहां तक जायज है? और अब बात बिहार के मधुबनी की, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। और सवाल यह है कि क्या मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो? अगर कोई मुस्लिम मंदिर में प्रवेश कर जाए तो क्या उसका शुद्धिकरण कराना होता है? यह सवाल उठे मधुबनी में प्रशांत किशोर की मंदिर यात्रा से। दरअसल प्रशांत किशोर ने मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान मंदिर पहुंचकर महादेव की पूजा की। यहां तक तो सब ठीक था। विवाद कुछ देर के बाद शुरू हुआ, जब लोगों की नजर मंदिर के गर्भगृह में हुई पूजा पाठ के दौरान पर ली गई तस्वीरों पर पड़ी,
तस्वीर में परवेज आलम दिखाई देते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ने उन्हें बेनीपट्टी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जैसे ही प्रशांत किशोर के साथ गर्भगृह में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें वायरल होती हैं, बवाल हो जाता है। ये मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान मंदिर का गर्भगृह है। मिथिला के वैद्यनाथ धाम के नाम से मशहूर इस मंदिर के गर्भगृह में महादेव के भजन गूंज रहे हैं और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भाव विभोर होकर पूजा कर रहे हैं। कुछ देर की पूजा पाठ के बाद मंदिर से प्रसन्नचित्त होकर निकल गए। बाबा के दरबार में प्रार्थना और कल परसों से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है। आज से खरना से शुरू हो गया है, तो सभी छठ व्रतियों को शुभकामना दे रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ तक सब ठीक था। आगे भी कुछ घंटों तक सब ठीक ही रहा, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का एक पोस्ट आया और माहौल बदलने लगा। इस पोस्ट में मंदिर के गर्भगृह में प्रशांत किशोर की पूजा पाठ के दौरान ली गई तस्वीरें हैं। इनमें से एक तस्वीर में बेनीपट्टी से जनसुराज के उम्मीदवार भी दिखाई दे रहे हैं। नाम है परवेज आलम। ये भगवान शंकर का, हिंदू आस्था का, मंदिर की पवित्रता का अपमान है। इस बारे में प्रशांत जी को भी गंभीरता से बात समझनी चाहिए और हिंदू धर्मावलंबियों से मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ इस तरह का कुकृत्य दोबारा न हो, इसके लिए भी उनको चिंतन करना होगा। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद प्रशांत किशोर के मुस्लिम कैंडिडेट की तस्वीर आई तो मंदिर के प्रांगण से लेकर सियासी मैदान तक का माहौल बदल गया। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को सांप्रदायिक राजनीति का नया प्रतीक बता दिया। प्रशांत किशोर जी बिहार में सांप्रदायिक राजनीति के नए प्रतीक बन गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरीके के सांप्रदायिक हरकत कर रहे हैं जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता फैले। और इस तरह की राजनीति का इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से विरोध करता है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग इसकी खिलाफत करते हैं और इस तरीके की किसी भी सांप्रदायिक राजनीति का बिहार की राजनीति में कम से कम स्थान नहीं है। कांग्रेस का हमला हुआ तो अपने नेता के बचाव में जनसुराज के प्रवक्ता भी सामने आए। कांग्रेस को कुछ नहीं कहा, निशाना विश्व हिंदू परिषद पर साधा। बोले मुस्लिम का मंदिर जाना तो खुशी की बात है। विश्व हिंदू परिषद की इस माइंडसेट की हम पुरजोर घोषणा करते हैं। जनसुराज कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, धर्म सबसे ऊपर उठकर राजनीति करता है। हम गांधी जी और अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि धार्मिक बनो और हर एक धर्म का सम्मान करो। ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट प्रशांत किशोर जी के साथ मंदिर में गए और हिंदू धर्म के प्रति उनका सम्मान था, इसीलिए गए। उनको कोई जोर जबरदस्ती करके तो नहीं ले गया। वो धार्मिक होंगे, बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति होंगे और दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं। ये तो अप्रिशिएट करने की चीज़ है, इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। इस तरह की माइंडसेट की वो कुछ अपवित्र हो गया, ये सब कहना एकदम बेईमानी है। मुस्लिम कैंडिडेट के साथ प्रशांत किशोर की मंदिर यात्रा ने एक तरफ सियासत का माहौल गरमाया तो असर मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान मंदिर पर भी दिखा। पूरे मंदिर के प्रांगण को पानी से धोया गया। पूरे मंदिर प्रांगण में पंचगव्य छिड़का गया और पूरे विधि विधान के साथ गर्भगृह का शुद्धिकरण किया गया। परवेज आलम जो है बेनीपट्टी का उम्मीदवार जनसुराज के नेता है, जो प्रशांत किशोर जी के साथ में जो है मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए थे। हम लोगों को पहचाने नहीं, लेकिन कल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला कि ये मुसलमान जो है और मंदिर के गर्भगृह में बैठा हुआ है। तो पूजा जब कर रहे थे उस समय में तो बैठा हुआ था, लेकिन हैं तो दूसरे धर्म के लोग। तो हम लोगों ने जो है मंदिर का जो है शुद्धिकरण करके तो पूरा पूजा अर्चना शुरू। हालांकि यहाँ एक सवाल है कि प्रशांत किशोर का अपनी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट के साथ कपिलेश्वर स्थान मंदिर के गर्भगृह में जाना
महज संयोग है या सोचा समझा प्रयोग? क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट परवेज आलम को गर्भगृह में जानबूझकर ले गए थे? क्या मुस्लिम कैंडिडेट को मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहते थे? क्या प्रशांत किशोर परवेज आलम को मंदिर में ले जाकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहते थे? या फिर जो कुछ हुआ वो अनजाने में हो गया? वजह चाहे जो हो, लेकिन मंदिर से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश ही देना था तो ये एक तरफा नहीं हो सकता। अगर आप कहीं बढ़ावा नहीं सनातन को दे रहे हैं तो उसको घटाने का भी काम आप नहीं कीजिए। रही बात हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, तो वो केवल मंदिरे में नहीं होना चाहिए, मस्जिद में भी होना चाहिए। अगर इतना ही उनको धर्म भाई भाई करने का, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने का इच्छा है, तो जैसे वो परवेज आलम को इस मंदिर के गर्भ कपिलेश्वर स्थान मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा दिए, हम लोग भी आशा करते हैं कि यही प्रशांत किशोर जी हम लोगों को यहाँ से लेकर के किसी मस्जिद में चले और हम लोगों के द्वारा वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करवाए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाए। प्रशांत किशोर की इस मंदिर यात्रा पर विश्व हिंदू परिषद आग बबूला है। कांग्रेस उन्हें सांप्रदायिक बता रही है। मंदिर मैनेजमेंट से जुड़े लोग प्रशांत किशोर को भाईचारे के डबल ट्रैक पर चलने का चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल जहां का तहां खड़ा है। क्या किसी मुसलमान की मौजूदगी भर से मंदिर की पवित्रता खंडित हो जाती है? भगवान के घर को शुद्धिकरण की जरूरत पड़ जाती है? और अब खबर राजस्थान से है, जहां सरकार ने बड़ा फैसला किया है। फैसला यह है कि अब स्कूली शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभागों के सभी दफ्तरों की शुरुआत रोज या तो राष्ट्रगान यानी जन गण मन से होगी या फिर राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम से, और दिन का समापन भी या तो राष्ट्रगान से होगा या फिर राष्ट्रगीत से। मतलब दोनों में से किसी एक वक्त का राष्ट्रगीत तय हो गया। सरकार इसे देशभक्ति की भावना बढ़ाने वाला फैसला बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ दिखाई पड़ रही है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग भी परंपरागत तौर पर राष्ट्रगीत के खिलाफ रहे हैं। जाहिर है यह मामला आने वाले दिनों में विवाद का रूप ले सकता है। वंदे मातरम। राजस्थान के पंचायती राज, स्कूली शिक्षा और संस्कृति विभाग के सभी दफ्तरों की शुरुआत कुछ इसी तरह होगी। अगर सुबह के वक्त जन गण मन गूंजेगा तो शाम में वंदे मातरम का गान होगा, और अगर सुबह वंदे मातरम की स्वर लहरी तैरी तो शाम में समापन जन गण मन से होगा। वो जब प्रारंभ हो तो राष्ट्रगान से प्रारंभ हो या राष्ट्रगीत से प्रारंभ हो और राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत से उसका समापन हो। इस प्रकार से तय किया है तो उसी समय सबकी उपस्थिति भी हो जाएगी और जो मुखिया को जो कुछ दिशा निर्देश देने होंगे वहीं उस राष्ट्रगीत के समापन पर वो अपना दिशा निर्देश भी दे देगी। तो अब आप निर्देश जारी करने वाले हैं जल्दी? बिल्कुल, मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि इसके डिटेल्स बनाइए और बहुत शीघ्र ही हम आदेश जारी करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस को राजस्थान सरकार के इस फैसले में राजनीतिक साजिश की झलक दिखाई दे रही है। वो सरकार के फैसले से लेकर मंत्री की योग्यता तक पर सवाल उठा रही है। अगर किसी कारण से कोई आदमी प्रार्थना में नहीं गया या उसमें नहीं गया, वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और अपना जो क्लास है वो पूरी ले, जो सब्जेक्ट है उसका पढ़ाए। यही तो आप तय कर सकते हो। आपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 6 महीने तक तो दी नहीं, आपने किताबें नहीं दी, और उसके बाद में टीचर नहीं है, ट्रांसफर कर रहे हो पैसे ले लेके, धड़ा आजा 50,000 से चालू आधा 2.5 लाख तक की ग्रेड पहुंच गई। ये तो रहा कांग्रेस का ऐतराज, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ऐतराज मुस्लिम समुदाय की एक धड़े को भी है। वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत है। सवाल है कि इसका विरोध क्यों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से 1875 में रचा गया जो गीत
बरसों तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा। आजादी के बाद जिस गीत को 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, जो गीत राष्ट्रगान के समान सम्मान पाता है, सवाल है कि आखिर उस पर ऐतराज क्यों, उसे गाने से इनकार क्यों? वंदे मातरम देश प्रेम की भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन इसका विरोध करने वाले जब दलील देते हैं तो शब्दों की बात करते हैं। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है माता की वंदना करता हूं। इस गीत का विरोध करने वालों का कहना है कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाजत है, इसलिए इस्लाम ये गीत गाने की इजाजत नहीं देता। जाहिर है राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा, संस्कृति शिक्षा और पंचायती राज विभागों के दफ्तरों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य करने का जो फैसला किया है, वो लागू होने से पहले ही विवादों में घिरता दिखाई दे रहा है। राजस्थान और बिहार से जुड़ी हुई दो और रोचक खबरों की ओर मैं आगे बढ़ूं, उसके पहले रोज की तरह एक डेटा स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण डेटा स्टोरी है जिसे आप एनडीटीवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, हमारे ऐप्स पर, हमारी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया से डाउनलोड करके अपनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर दिन जानवर 5 इंसानों को मार देते हैं। 2023 में जानवरों ने 1735 आदमियों को मार दिया। एनिमल मैन इनकाउंटर में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में मरे, 262 की संख्या ये। महाराष्ट्र में 212 लोगों ने जान खोई, ओडिशा में 190 लोगों ने, राजस्थान में 156, तमिलनाडु में 136। अब आपको फॉरेस्ट कवर के साथ मौत के आंकड़े दिखाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या इंसान से जानवरों की लड़ाई का रिश्ता वन में घुसती इंसानी बस्तियों से है। देश में औसत फॉरेस्ट कवर 21.76% है। यूपी के क्षेत्रफल के हिसाब से 6.24%, महाराष्ट्र में 16%, ओडिशा में फॉरेस्ट कवर है 33.67%, राजस्थान में 4.84%, तमिलनाडु में फॉरेस्ट कवर है 20.34%। तो क्या इसका मतलब यह है कि जहां जंगल कम है या जहां जंगल में इंसानों की घुसपैठ ज्यादा हो गई है, वहां पर जानवर इंसान की मुठभेड़ ज्यादा हो रही है और इंसानों की मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है। इस डेटा को दिखाने का मकसद ये बताना है कि जानवरों के साथ बिना जान गंवाए रहना सीखना बहुत जरूरी है, वरना वक्त के साथ ये संख्या बढ़ सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे आपके जीवन से जुड़ी एक बुनियादी शिकायत की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, और एक बहुत बड़ा असमंजस भी है, और वो ये है कि सरकारी संस्थान की सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर जैसी क्यों नहीं हो सकती हैं। स्कूल, अस्पताल, म्यूनिसिपैलिटी या रोडवेज और रेलवे की सेवा वैसी क्वालिटी वाली क्यों नहीं होती जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज होती हैं। आज इस सवाल का जवाब मिल गया है, और जवाब में समाधान है। अब प्राइवेट और सरकारी एक हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? ये आपको बताएंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने सरकारी स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए एक प्रदेश एक यूनिफॉर्म की योजना बना दी है। मेरा भी एक स्टैंड है जो मेरे बगल में लिखा है, एक फीस, एक पाठ्यक्रम, एक ट्रेनिंग, दोनों की तुलना कीजिए और सोचिए कि देश की शिक्षा बदलने के लिए क्या जरूरी है। ये मदन दिलावर हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री। इनके पास एक नायाब फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, जंतर कही। मदन दिलावर का जंतर सरकारी और प्राइवेट का अंतर मिटा देगा। दिलावर का जंतर सरकारी स्कूल की शिक्षा सुधार देगा। दिलावर का जंतर सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा देगा। दिलावर का जंतर सरकारी स्कूल से पढ़े बच्चों का प्रोफेशनल सक्सेस रेशियो सुधार देगा। राजस्थान के जर्जर स्कूलों को चमका देगा। मिड डे मील बेचने वाले शिक्षकों को सुधार देगा। शिक्षा का बजट बढ़ा देगा। सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ा देगा। सरकारी स्कूल के दाखिले की मेरिट बढ़ा देगा। सरकारी स्कूल के बाहर नो एडमिशन का बोर्ड लगा देगा। ड्रॉप आउट रेट दुरुस्त कर देगा। मदन दिलावर का यह जंतर कमाल का है। पूरे देश और दुनिया में इसे लेने के लिए लाइन लग जाएगी। मदन दिलावर जी, अगर आप इसका कॉपीराइट करवा लें
तो पेटेंट से मिलने वाली फीस से राजस्थान के जीडीपी में इजाफा भी हो जाएगा। और अगर शिक्षा का कोई नोबेल मिलता है तो उस पर तो मदन दिलावर का नाम अमिट हो जाएगा। अब आप मदन दिलावर का छू मंतर और जादू का जंतर सुन लीजिए, जिससे सरकारी और प्राइवेट स्कूल का फर्क मिट जाएगा। राजस्थान के अब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक ही यूनिफॉर्म होगी, यानी ड्रेस कोड एक ही होगा। इसके अलावा जो है और भी निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, कैसे दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखो, क्या है कि बच्चों के मन में हीन भावना ना आए। कई बार गरीब बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप भी यदि पैसे वाले होते तो मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ता। दूसरी बात, कई बार ये शिकायतें रहती है कि स्कूल वाले ड्रेस में मनमानी करते हैं, यूनिफॉर्म में मनमानी करते हैं। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए और फिर एक जैसा दिखने के लिए हमने निर्णय किया है कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में एक ही ड्रेस होगी। तो ये इस पे विवाद नहीं होगा? प्राइवेट स्कूल वाले मान जाएंगे? आप कुछ प्राइवेट स्कूलों के जो हमारे संगठन हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उनके अध्यक्ष से बातचीत हुई, उन्होंने इसका स्वागत किया है कि आप ये करें, हम आपके साथ हैं। टाई को बिल्कुल बंद किया करने की बात आपने कही है, टाई बिल्कुल नहीं होगी। हमने यही कहा कि भारतीय वेशभूषा में टाई के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए भारतीय वेशभूषा को सामान्यतः जहाँ स्वीकार किया जा सकता है वो, हालांकि पैंट शर्ट भी कोई भारतीय वेशभूषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः लोगों ने स्वीकार कर लिया। मदन दिलावर जी की बात आपने सुन, इरादा जान लिया। अब आपको इनके दावे की जमीनी हकीकत दिखा देता हूं। प्रदेश में कुल 63,018 स्कूल हैं। 5,667 भवन जर्जर हैं। 1,579 भवनों को जर्जर घोषित किया जा चुका है। स्कूलों में 86,934 कमरे पूरी तरह से जर्जर हैं। स्कूल के 17,109 शौचालय पूरी तरह से खराब हैं। 29,093 शौचालयों को मरम्मत की जरूरत है। सबसे अधिक जर्जर भवन बांसवाड़ा में 605, उदयपुर में 563, राजधानी जयपुर में 185 है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट ने 86,934 कक्षाओं को बंद करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में बच्चे यहाँ न पढ़ें। स्कूल में कुल कमरों की संख्या 5,26,162 है। इसमें से 86,000 कमरे पूरी तरह से बंद करने के आदेश हो चुके हैं। बच्चों के मन में हीन भावना ना आए। कई बार गरीब बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप भी यदि पैसे वाले होते तो मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ता। दूसरी बात, कई बार ये शिकायतें रहती है कि स्कूल वाले ड्रेस में मनमानी करते हैं, यूनिफॉर्म में मनमानी करते हैं। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए और फिर एक जैसा दिखने के लिए हमने निर्णय किया है कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में एक ही ड्रेस होगी। मदन दिलावर एजुकेशन साइंटिस्ट हैं, वो सोशल साइंटिस्ट हैं। वो यूनिफॉर्म में रिफॉर्म करके क्रांतिकारी बदलाव ले आएंगे। प्राइवेट और सरकारी यूनिफॉर्म एक होते ही राज्य में सरकारी स्कूल में छात्रों का दाखिला 4 लाख की जगह प्राइवेट स्कूल के बराबर 11 लाख हो जाएगा। सिलेबस विश्व स्तरीय हो जाएगा। टॉपर की लिस्ट में सरकारी स्कूल के बच्चे भर जाएंगे। टीचर की आधुनिक ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। शिक्षकों के खाली पड़े पद भर जाएंगे। लड़कियों और ट्राइब्स का ड्रॉप आउट रेट सुधर जाएगा। आप अपने विद्या भारती की स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस से चलती हैं, आपके राज्य सरकार के सिलेबस को वो फॉलो करती हैं, वो अपनी स्कूलों में उस सिलेबस को फॉलो ही नहीं करती। वो अपनी आरएसएस की पाठशाला अलग लगाती है, अलग पाठ्यक्रम है, अलग उनकी बुक्स है, और उसके आधार पर उसको ही नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों वाले की आप कैसे कह सकते हो कि ये ड्रेस होगी, टाई नहीं लगाओगे, जूते नहीं पहनोगे, वो खाकी नेकर पहनोगे, सफेद शर्ट पहनोगे,
और एकदम गरीब से दिखोगे, ढंग के नहीं दिखोगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, ये कोई बातें होती कि शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। मैं भी रहा हूँ, हो सकता है मैं 5 साल नहीं रहा, ये 5 साल रह जाए पूरे। वैसे मदन दिलावर जी को एक बात समझनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में जिस हीन भावना का जिक्र वो कर रहे हैं उसका रिश्ता यूनिफॉर्म से नहीं है। स्कूल में सुविधा होगी, अच्छे शिक्षक होंगे, कायदे से पढ़ाई होगी, जरूरत के हिसाब से सिलेबस बदलेगा, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, तब बच्चों की हीन भावना मिटेगी। यूनिफॉर्म बदलने से मन नहीं बदलता और न ही सोच बदलती है। मदन दिलावर साहब को अब एक शेर समर्पित करना चाहता हूं। मैं ताउम्र एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। शिक्षा संस्कार देती है, अहंकार और कुंठा का अंत करती है। अगर आपके स्कूल बच्चों को कुंठा से भर रहे हैं तो यूनिफॉर्म बदलने से यह दूर नहीं होगा। इस देश में सरकारी स्कूलों से पढ़ी एक पूरी पीढ़ी है। इस समय देश के सर्वोच्च संस्थानों में बैठे लोग सरकारी स्कूलों से ही पढ़कर तो आए हैं। तब सरकारी स्कूल स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। डीएम, कलेक्टर, मंत्री, व्यापारी सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए लाइन लगाए रहते थे। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिशें चला करती थी। लेकिन फिर देश में एक शिक्षा क्रांति हो गई। ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल गए जहां हर दिन यूनिफॉर्म का रंग बदलने लगा। कॉपी, किताब, बस्ते, टिफिन और वाटर बॉटल का बाजार सजने लगा। शिक्षा की दुकानें खुल गईं और सरकारी स्कूल उजड़ने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही मदन दिलावर जी के राज में झालावाड़ के पिपलौदी गांव में स्कूल की एक दीवार गिरी थी। करीब 60 बच्चे दब गए थे, 7 बच्चे मर भी गए थे, 27 घायल हुए थे। जब हालत ऐसी हो तो बुनियाद मजबूत करें, स्कूल की भी और शिक्षा की भी। गुरुकुल में बच्चे नंगे बदन जाते थे, लेकिन दिमाग में विद्या लेकर लौटते थे, समाज का निर्माण करते थे। यूनिफॉर्म नहीं, सोच बदलिए। यूनिफॉर्म नहीं, फीस, सिलेबस और टीचर ट्रेनिंग पर काम कीजिए। उसे सबके लिए एक बनाइए। आज बिहार में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे नाम दिया है संकल्प पत्र। 29 पन्ने के इस दस्तावेज में 18 टॉपिक्स हैं, 231 घोषणाएं हैं। इनमें से 25 को सबसे खास कहा गया। इसे तैयार करने वालों के आगे 14 नाम लिखे हैं, जिसमें सभी दलों के नेता हैं। सबसे बड़ा दावा यही है कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार को नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। इसको विस्तार से बताएंगे। उसके पहले आपको 2 बुनियादी फर्क बता दूं। कुछ दिन पहले जो महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिर्फ तेजस्वी की फोटो थी, क्योंकि उस दिन उनके नाम का ऐलान किया गया कि वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। लेकिन आज संकल्प पत्र के जारी होने के मौके पर तेजस्वी के अलावा बाकी नेताओं की भी फोटो थी, लेकिन बहुत छोटी छोटी। बड़ी बड़ी योजनाएं क्या थी, आइए जान लेते हैं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे। बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। मंच पूरा सजा और नेता आए। फिर तेजस्वी की ओर से घोषणाएं शुरू हुई। 20 दिन के भीतर नौकरी वाला कानून, जीविका दीदी को स्थायी नौकरी, जीविका दीदी को 3000 महीने सैलरी, जीविका दीदी की कर्ज माफी, जीविका दीदी को बिना ब्याज का कर्ज, जीविका केंद्र वाली दीदी को 2000 रुपए भत्ता, संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मचारी को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। माई बहन योजना में महिला को हर महीने 2500 रुपए, अगले 5 साल तक हर साल 30,000 रुपए। महिला के लिए बेटी और माई योजना, विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपए महीना, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, दिव्यांग को 3000 रुपए मासिक पेंशन, महिलाओं की लोन वसूली एजेंट से रक्षा के लिए कानून,
सहारा इंडिया के निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास। क्या वायदों की फाइनेंसिंग के लिए भी कोई कानून बनेगा? सरकार बनी तो हर वायदा पूरा होगा, इसकी क्या गारंटी? इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी के संकल्प पत्र में कहीं भी कोटा की तर्ज पर बिहार में कोचिंग की स्थापना के लिए सुविधा देने की कोई बात नहीं है और शराबबंदी पर भी संकल्प पत्र लगभग मौन है। ये महागठबंधन का प्रण नहीं है, ये तेजस्वी जी का प्रण है। पहले दिन जब प्रेस हुई थी, जिनको घोषणा की गई थी, तो राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। आज भी पूरे घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। हाथ उठा देना, कह दें कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, कल यही कहेंगे। एक वो युवराज भाग करके गए हैं, हिट एंड रन करके, कहाँ गए हैं पता नहीं है, इटली गए कि थाईलैंड गए। एक वो ये भी युवराज हैं, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। कोई फ्रंट नहीं है, वो मैनिफेस्टो वही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर किसी तरह वोट लिया जाए। लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं है। और खबरों के ऊपर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते, बने रहिए मेरे साथ।